वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आखिरी सच, जिसमें तमन्ना मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली इस सीरीज में फिलहाल 2 ही एपिसोड्स रिलीज हुए, अगले हफ्ते और बाकी एपिसोड्स रिलीज होंगे। मतलब वीकेंड वेब सीरीज है ये। सो एपिसोड्स जैसे जैसे आते रहेंगे आपके सामने लाता रहूंगा। फिलहाल तो सीरीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बस नॉर्मली चल रही है। कुछ सस्पेंस थ्रिलिंग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। तो चलिए फटाफट से सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक दूध वाला बंदा दूध डालने के लिए किसी के घर के पास जाता है। दरवाजे की घंटी बजाने लगता है, दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी जवाब ही नहीं देता। ये बंदा उन लोगों को कॉल भी करने लगता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। उसी घर के बाहर 2-3 लोग बैठे होते हैं, तो इनमें से एक बंदा उस दूध वाले की मदद करने के लिए ये भी दरवाजा खटखटाने लगता है, तो देखता है दरवाजा खुला है। धीरे धीरे जब वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, और इसी तरह दूध वाले के भी। खैर दूसरे सीन में तमन्ना मोहतरमा को दिखाया जाता है। इसका नाम है आन्या। फिलहाल सेक्सी ड्रेस पहनकर किसी पब में आती है। आन्या को देखते ही एक बंदा आन्या के पास आकर इसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात करता है। आन्या कहने लगती है कि अभी भी हम दोनों की मुलाकात हुई, चलो पहले हम दोनों डांस वांस करते हैं। इस तरह से पहले ये दोनों डांस करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम वो बंदा आन्या के पास आकर दोबारा यही बात कहने लगता है कि अब तो रात भी ढल चुकी है, मैं तुम्हारे बाहों में आना चाहता हूँ, हमारी पार्टी कब स्टार्ट होगी। आन्या कहने लगती है तुम तो बहुत ही फॉरवर्ड निकले, पहले हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। पहले तुम मेरे बारे में कुछ बातें गेस करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें गेस करूंगी। जो जीता वो डिसाइड करेगा कि पार्टी कहाँ पर होगी। सो ये बंदा अन्या के बारे में कुछ बातें बताने लगता है जो अन्या के बारे में गलत होती है। उसके बाद अन्या इस बंदे के बारे में कुछ बातें बताने लगती है, जैसे कि ये IIT स्टूडेंट है और इसी तरह इसका नेटवर्थ तकरीबन 10 करोड़ है। ये सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है अरे यार तुमने तो बहुत ही कम नंबर लगा दिया, और थोड़ा जीरो से ऐड करो। वैसे इंडिया में पैसे बनाना एक किस्म का आर्ट है, लोगों को उल्लू बनाकर भी पैसे बनाए जा सकते हैं। आन्या कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, जैसा मैंने तुमको उल्लू बनाया। एक्चुअली इस बंदे के हाथ में एक वॉच होती है। इस वॉच में इस बंदे का सारा कच्चा चिट्टा होता है। डांस करते समय अन्या ने इस वॉच को चुराकर अपने टीम मेंबर्स को दे दिया, जिसकी वजह से इसका भांडा फूट गया। एक्चुअली ये बंदा क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड कर रहा था। उसी वक्त अन्या का सुपीरियर अन्या को कॉल करके उस घर के हादसे के बारे में बताते हुए उस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। मीडिया वाले ऑलरेडी वहाँ पर पहुंचकर अपनी खिचड़ी बना रहे हैं, तुम फटाफट से वहाँ पर जाकर उस केस को टेक ओवर कर लो। इस तरह से आन्या जब उस घर के पास जाती है तो उस घर के पास काफी सारी पब्लिक होती है, उसी तरह मीडिया वाले भी। आन्या और उसके टीम मेंबर्स जब उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस घर के सारे परिवार वाले मतलब 11 लोग अपने आप को फांसी लगाकर मर गए, और इनमें से 9 साल का छोटा बच्चा भी होता है। पीछे से इनके हाथ बंधे होते हैं, उसी तरह से इनके आंखों पर पट्टी भी बंधी होती है। उसके बाद 2 पुलिस वाले आन्या के पास आकर ये कहने लगते हैं कि मैडम घर में किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन मेन दरवाजा खुला था, लेकिन दूसरे कमरे में एक स्ट्रगल हुआ था। इस तरह से जब आन्या दूसरे कमरे में जाती है तो एक बूढ़ी औरत मरी पड़ी होती है। इसके सर को जबरदस्त चोट आई थी, शायद किसी से लड़ते वक्त मर गई होगी। उसके बाद क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करने पर अन्या को यह शक होने लगता है कि सारे के सारे टेबल्स डेड बॉडी से काफी दूर है, जिसका मतलब ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हो सकता है। ये सब कुछ एक सेटअप सा लग रहा है। उसी वक्त किशोर नाम का एक छोटा बच्चा घर के बाहर अपने फ्रेंड पार्थ से मिलने के लिए आया होता है। पार्थ मतलब वही छोटा बच्चा जो अभी मर गया। पुलिस वाले किशोर से कहने लगते हैं अरे बेटा घर में कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे लोग मर चुके हैं, जाओ घर जाओ। उसी भीड़ में हम एक और बंदे को देखते हैं जो शायद पुलिस से छुप रहा होता है। खैर पुलिस स्टेशन आने के बाद एक पुलिस वाला अन्या को इस परिवार के बारे में सारे डिटेल्स बताने लगता है कि एक्चुअली ये जवाहर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली है। जवाहर कुछ सालों पहले ही इस दुनिया से चला गया। इसकी 4 संतान है। बड़े बेटे का नाम आदेश और उसकी बीवी का नाम करुणा, और इनके 3 बच्चे हैं। दूसरे बेटे का नाम भुवन और उसकी पत्नी का नाम पूनम था, और इन दोनों का एक छोटा बच्चा है, वही 9 साल का बच्चा पार्थ। तीसरी संतान का नाम है बबीता। इसके हस्बैंड के बारे में कोई डिटेल्स नहीं, फिलहाल ये अपने भाइयों के साथ ही इसी घर में रहती थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंशिका, और कुछ ही दिनों पहले अंशिका की एंगेजमेंट हुई थी। और चौथी संतान का नाम है कविता,
जो इन लोगों के साथ नहीं रहती, वो सेपरेट दूसरी जगह पर रहती है। उसके बाद ऑफिसर आन्या कविता को इंट्रोगेशन पर बुलाती है। बेचारी कविता भी बहुत बड़े सदमे में होती है। इसका सारा का सारा परिवार मर चुका है। एक हफ्ते पहले अंशिका की एंगेजमेंट हो रही थी और उस एंगेजमेंट में दोनों परिवार वाले सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही बुलाया होता है। अंशिका के मंगेतर का नाम होता है अमन, वही जो आज सुबह घर के बाहर खड़ा था, पुलिस से छुप रहा था। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। उसके बाद बड़े बेटे आदेश के फ्रेंड को बुलाने पर आदेश का फ्रेंड पुलिस वालों से कुछ बातें बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों बाद आदेश मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था और इसी तरह जिस घर में ये लोग रहते थे वो एक्चुअली किराए का मकान था। कुछ दिनों बाद ये मकान खुद खरीदने वाले थे। उस घर में बेचारी अंशिका की ही पहली शादी होने वाली थी, लेकिन इसी दरमियान में ये हादसा हो गया। दूसरी तरफ आन्या कविता से ये पूछने लगती है कि लास्ट टाइम आपके परिवार से कब बात हुई थी। कविता कहने लगती है कि एक्चुअली कल रात अंशिका से फोन में बात हो रही थी। अंशिका ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदा था, वो दिखा रही थी वीडियो कॉल के जरिए से। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मोहल्ले वाले खड़े होते हैं अपने अपने डिटेल्स बताते हुए। इसी दरमियान में किशोर वो बच्चा दोबारा पुलिस स्टेशन आता है। दो पुलिस वाले दोबारा किशोर को अपने पास बुलाकर उस हादसे के बारे में पूछने लगते हैं, क्या तुम इस हादसे के बारे में कुछ जानते हो? किसने मर्डर किया? सवाल सुनते ही बेचारा किशोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद आन्या अमन को इंट्रोगेशन पर बुलाती है। पूछने लगती है कि कब से जानते हो तो परिवार को। अमन कहने लगता है ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, हमारी अरेंज मैरिज हो रही थी। आन्या पूछने लगती है क्या कल तुम्हारी मुलाकात अंशिका से हुई थी? अमन कहने लगता है मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन में बात हुई थी, बस ऐसे ही नॉर्मली बातें। और बात करते समय अमन थोड़ा घबराया होता है, थोड़ा टेंस में होता है। ये चीज अन्या ऑब्जर्व करती है। दोबारा पूछने लगती है कि देखो तुम जितना छुपाओगे सारा शक तुम पर ही आएगा, जो कुछ हुआ वो सारी बात हम पुलिस वालों को बता दो। अमन कहने लगता है कि एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात कल होने वाली थी, लेकिन अंशिका ने पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद घर के काम में बिजी थी। अन्या पूछने लगती है तो आज सुबह तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे? मतलब अन्या ने अमन को देख लिया था। अमन कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी मॉम ने कॉल करके अंशिका के घर जाने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं वहां पर आया तो काफी सारी भीड़ थी, चुपचाप चला गया। इस तरह से अमन से और थोड़े पूछताछ करने लगती है। अमन जाने के बाद अन्या एक पुलिस वाले को बुलाकर कहने लगती है कि फटाफट से अमन का कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, बैंक स्टेटमेंट निकालो और इसके पीछे एक आदमी भी लगा दो। खैर रात होने के बाद हम ये देखते हैं कि अमन अपने घर में ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 10 दिन पहले। 10 दिन पहले अमन और अंशिका की मुलाकात हुई थी। गाड़ी में ही ये दोनों बात करने लगे और अंशिका को ये बात पता चली कि अमन कुछ दिनों पहले ड्रग्स ले रहा था। अमन अंशिका को समझाने लगता है कि वो तो पास्ट की बात है, अब मैंने छोड़ दिया ना, और वैसे भी मैंने भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पूछा। इस तरह से इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े में ये दोनों अपने परिवार को भी घुसेड़ देते हैं। अमन कहने लगता है क्या मैंने तुमसे कभी तुम्हारे पापा के बारे में पूछा? 20 साल से कहाँ पर थे वो? हमारे एंगेजमेंट पर क्यों नहीं आए? ये सुनने के बाद अंशिका अमन को एक छापड़ भी लगाती है। खैर प्रेजेंट डे पर जब अमन सिगरेट पीने के लिए अपने विंडो के पास जाता है तो उसी विंडो के जरिए से अमन एक पुलिस वाले को देखता है, समझ जाता है कि इस पर नजर रख रहा है ये बंदा। दूसरी तरफ वो दूध वाला पुलिस स्टेशन आकर एक दिन के हादसे के बारे में अन्या को बताने लगता है कि एक दिन जब ये दूध वाला कहीं पर जा रहा था तो 2 लोग आदेश को चाकू से डरा धमका रहे थे और दिखने में वो लोग गुंडे जैसे नजर आ रहे थे। मैडम अगर मैं उनका चेहरा एक और बार देखूंगा तो मैं उन लोगों को पहचान लूंगा। उसके बाद अन्या को ये बात पता चलती है कि उसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा है, तो उस कैमरे को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि आधी रात को बाइक में हेलमेट पहनकर एक बंदा इस घर को आया था और जब ये बाइक वाला बंदा दरवाजा ओपन करने ही वाला था तभी इस गली की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से आगे का फुटेज नहीं होता। अन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि फटाफट से इस बाइक के बारे में पता करो, किसकी है, फिलहाल कहाँ पर है। दूसरी तरफ अमन उस पुलिस वाले से बचते हुए अपने घर से बाहर आता है। वो पुलिस वाला भी अमन को फॉलो करने लगता है, लेकिन अमन चालाकी से उस पुलिस वाले की नजर से बच ही जाता है। इस तरह पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला अन्या के पास आकर एक गैंग के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि 2 हफ्तों पहले महिपाल और उसके आदमियों की हत्या हो गई थी। मतलब ये लोग किसी किस्म के गुंडे थे और इनको मारने वाला और कोई नहीं, दूसरा गैंग लीडर गुजारा होता है। मतलब ये घटना भी उसी एरिया में हुई थी। अन्या और उसका टीम मेंबर सोचने लगते हैं कि वो फैमिली तो सीधी सादी फैमिली थी, इन दोनों गैंग से उनका क्या लेना देना। दोबारा उस दूध वाले को बुलाकर शिनाख्त करवाओ इन लोगों की। दूसरी तरफ अमन एक्चुअली उस पुलिस वालों से छुपते हुए कविता के घर आता है। कविता से पूछने लगता है कि अंशिका की फैमिली का किसी दूसरे लोगों से दुश्मनी थी। फिलहाल नहीं, पास्ट में
कविता कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं था बेटा, लेकिन कुछ सालों पहले दौलत नाम के एक बंदे से थोड़ी अनबन हो रही थी। एक्चुअली हम लोग राजस्थान के रहने वाले थे। कई साल पहले मेरे पिताजी और दौलत अंकल दिल्ली आ गए, यहीं पर सेटल होने लगे। लेकिन धीरे धीरे दौलत अपना असली चेहरा दिखाने लगा। वो कोई अच्छा दोस्त नहीं था। भुवन की कॉलेजिंग खत्म होने के बाद भुवन दौलत के शॉप में ही काम किया करता था। लेकिन एक दिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई। एक्चुअली 11 साल पहले भुवन और उसके पिताजी अपने घोड़े के साथ वॉकिंग पर जा रहे थे। मतलब भुवन के पिताजी जवाहर अपने घोड़े को लेकर ऐसे ही वॉकिंग करते रहते हैं। अब जवाहर तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। बातों ही बातों में भुवन कहने लगता है कि पापा दौलत अंकल एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें मुझे पार्टनर बनाने वाले हैं। अब आपका बेटा भी कुछ कर ही दिखाएगा। सो इसी दरमियान में भुवन अपने पिताजी से जिद करने लगता है कि आप घोड़े पे बैठो, राइड करो। जब जवाहर अपने घोड़े के ऊपर बैठता है तो भुवन उस घोड़े को जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा जंप लगाने की वजह से जवाहर नीचे गिरकर मर जाता है। मतलब इसका सर एक पत्थर से टकराने की वजह से काफी सारी ब्लीडिंग होकर वही के वही इसकी डेथ हो जाती है। बाद में जब भुवन अपना शू देखता है तो उसके शू में एक कील लगी होती है और ये कील उस घोड़े को चुभने की वजह से वो घोड़ा ऐसा रिएक्ट किया। अपने फादर की लाश को देखकर बेचारा बहुत रोने लगा। अपने पिताजी मरने के बाद भुवन कहीं और ही खोया रहता था। इसको ऐसा ही लगता था कि इसी ने अपने फादर को मार दिया। एक रात तो भुवन ने बहुत ही मुश्किल से अपने पिताजी की घड़ी ढूंढने लगा और जब वो मिल गई तो ये बात पता चली कि ये घड़ी रन नहीं हो रही। उसी रात वो बाहर जाकर इस घड़ी में बैटरी डलवाकर वापस अपने घर आया और भुवन जब भी सोता इसके ख्वाबों में इसके पिताजी आया करते थे, अपने पिताजी से बात किया करता था। और कुछ दिनों बाद भुवन दौलत की दुकान में भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। एक दिन जब भुवन पेंटिंग की डब्बे की एंट्री करना भूल गया तो दौलत भुवन के पास आकर इसको ब्लेम करने लगा कि तुम मेरी दुकान में ही काम करते हुए मेरे साथ ही घोटाला करने लगे, कब से चल रहा है ये। इस तरह से भुवन को बहुत गालियां देने लगता है, इसके बाप पर भी जाता है। इसी बातों ही बातों में जब भुवन को हल्के से धक्का देता है तो इसके सर पर पाइप्स गिरने की वजह से भुवन बहुत जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर टेस्ट करके ये बताने लगा कि भुवन के दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बोलती बंद हो गई। कुछ दिनों बाद भुवन बात भी कर सकता है या परमानेंटली इसकी बोलती ही बंद हो सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए भुवन को ऐसा एहसास होने लगता है कि किसी के लायक नहीं, खुद पर भरोसा उठ जाता है, जिसकी वजह से भुवन खुदकुशी करने का भी सोचता है। मतलब अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है, लेकिन लकीली सिस्टर वहां पर होने की वजह से भुवन को बचा लेती है। खैर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद दौलत भुवन के घर आकर इसके भाई से कहने लगा कि इसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, एफआईआर वापस ले लो। लेकिन भुवन लिखित में दौलत को धमकी देने लगता है कि अगली बार मेरे घर आए तो एक और एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। ये देखने के बाद दौलत सारी फैमिली को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट डे पर कविता कहने लगती है, कुछ दिनों बाद दौलत और उसकी फैमिली दिल्ली छोड़कर वापस उनके गाँव चले गए, पता नहीं क्यों। खैर दूसरे दिन अनिया एक बंदे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहती है। वो बंदा अनिया से मुलाकात करके ये बताने लगता है कि एक्चुअली बड़ा भाई आदेश दोनों गैंग से मिला हुआ था, मतलब महिपाल और बुजरा। ये सुनने के बाद अनिया शॉक में रह जाती है। उसके बाद दूध वाले को बुलाकर महिपाल के आदमी के फोटोज दिखाकर पूछने लगती है कि इनमें से कौन है, तो वो दूध वाला एक बंदे को पहचान लेता है। अनिया का टीम मेंबर ये गेस करने लगता है कि शायद आदेश ने बुजरा के गैंग को महिपाल की खबर दी होगी। बुजरा की गैंग ने महिपाल को मार दिया। गुस्से में आकर महिपाल के लोगों ने आदेश और उसकी फैमिली को मार दिया होगा। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा किशोर बहुत ही उदास बैठा होता है और इसी में उस रात का इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है। उस रात जब किशोर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उस घर गया था तो किशोर ने ये देखा कि भुवन खड़े खड़े ही नीचे गिर गया। दूसरी तरफ अमन दौलत की फैमिली से मुलाकात करने के लिए राजस्थान जाने लगता है बस के जरिए से। गांव आने के बाद हर एक बंदे से दौलत और उसकी फैमिली के बारे में पूछते रहता है। वो लोग यही कहने लगते हैं, आगे जाओ आगे जाओ। इस तरह से कुछ दूरी पर आता है तो वहाँ के लोग अमन से कहने लगते हैं, अरे दौलत तो कब का मर चुका है। एक्चुअली दौलत और आदेश के परिवार के बीच संबंध होने वाले थे, लेकिन वो शादी हो नहीं पाई। मतलब अंशिका और दौलत के बेटे जयंत से शादी होने वाली थी। इस तरफ दिल्ली में अनिया का वो खबरी महिपाल के एक आदमी के बारे में खबर देने लगता है। सारे पुलिस वाले इस बंदे को फॉलो करते हुए इसके घर के पास पहुंच ही जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर ये सारे लोग भागने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले कुछ बंदों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अनिया स्पेशली एक बंदे को फॉलो करने लगती है। बहुत ही मुश्किल से चेस करने के बाद फाइनली अनिया इस बंदे को पकड़ ही लेती है।
मतलब महिपाल के बंदे को। दूसरी तरफ अमन दौलत के घर आता है और इस घर में दो बंदे बैठे होते हैं। शायद इन दोनों में से एक बंदे का नाम होता है जयंत, दौलत का बेटा। फटाक से अमन इन दोनों पर हमला करने लगता है, पूछने लगता है कि तुमने अंशिका की फैमिली को क्यों मारा। इसी हाथापाई में तभी दूसरा बंदा अमन के सर पर बियर की बोतल फोड़कर इसको बेहोश कर देता है। इस तरह से यहाँ पर 2 एपिसोड्स खत्म होते हैं। एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि अमन बहुत जख्मी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जयंत और उसके दोस्त अमन के सर पर बोतल फोड़ा। जयंत अमन से पूछने लगता है, आखिरकार कौन हो बे तुम, और अंशिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अंशिका मेरी पत्नी है। इस तरह से कहते हुए बचपन की शादी की फोटो दिखाने लगता है। अमन से कहने लगता है कि बचपन में ही हम दोनों की शादी हो गई थी। शहर जाकर अंशिका की फैमिली ने ये शादी तोड़ दी। मैं बस अंशिका को फोन करके उसको समझा रहा था कि हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो दूसरे बंदे से शादी ना करे। ये सब कुछ तो ठीक है, आखिरकार कौन हो तुम? सो अमन जयंत को अखबार में की एक न्यूज दिखाने लगता है, जिसमें वही फैमिली की खबर होती है। मतलब अंशिका की सारी फैमिली मर गई। ये खबर पढ़ने के बाद खुद जयंत शॉक में रह जाता है और बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अब अमन को पता चल जाता है कि इस कांड में जयंत का हाथ नहीं, वो दोबारा दिल्ली लौट जाता है। दूसरी तरफ आन्या और उसकी टीम ने कुछ बंदों को पकड़ा था ना, तो इनके पास से काफी सारा ड्रग्स का माल मिलता है। ये लोग कहने लगते हैं कि महिपाल मरने के बावजूद भी ये लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। उसके बाद अन्या इन लोगों को आदेश की फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि इसकी सारी की सारी फैमिली मर चुकी है, इसका और तुम्हारी गैंग से क्या लेना देना है, क्यों मारा तुम लोगों ने इस फैमिली को? वो लोग कहने लगते हैं, अरे मैडम, इस बंदे ने महिपाल से 20 लाख रुपए उधार पर लिया था, बाद में इसने चुका भी दिया, और वैसे भी 1 साल से हमने इसको देखा नहीं। महिपाल मरने के बाद हम लोग अंडरग्राउंड हो गए गुजारा के डर से। हम में से कोई एक बंदा सिर्फ खाना लेने के लिए ही बाहर जाता है। खास के बाद जब अन्या वापस अपने घर आती है तो इसको एक अजीब का ख्वाब नजर आने लगता है। इसके ख्वाब में शायद अन्या और उसकी फ्रेंड बहुत हंसी खुशी के साथ खेल रहे होते हैं। यह ख्वाब देखकर अन्या फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है, घबराते हुए। दूसरे दिन अन्या और उसका टीममेट राघव अपने सुपीरियर के पास जाकर इसी केस के डिटेल्स बताने लगते हैं कि सर, उस फैमिली के मरने के पीछे महिपाल की गैंग का हाथ नहीं है। हमने चारों तरफ से इंक्वायरी कर ली। सुपीरियर पूछने लगता है, चलो मान लो सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उस बुढ़िया का क्या? क्राइम सीन तो यही बताता है ना कि वो सब कुछ मर्डर्स है। अन्या कहने लगती है कि सर, इस केस को दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना होगा, कुछ न कुछ जरूर मिस कर रहे हैं हम लोग। तभी एक पुलिस वाला अन्या को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम, हम लोगों ने सारे लोगों के सीडीआर निकाल लिया। 2 दिन पहले आधी रात को भुवन ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था। अन्या कहने लगती है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी घर के पास ले आओ, हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तरह से अन्या, उसकी टीम और वो कॉन्ट्रैक्टर उस घर पहुँच जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर अन्या से कहने लगता है कि मैडम, हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया, और उस रात तो भुवन ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि कुछ पाइप्स लूज थे। भुवन को सांस लेने में कुछ दिक्कत थी ना, वो फिक्स करने के लिए मुझे बुलाया था। इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर अन्या को वो पाइप्स दिखाने लगता है जो कमरे के बाहर लगे थे। भुवन चाहता है कि यहाँ पर खिड़की ना लगाए, बस हवा आने जाने के लिए थोड़े पाइप्स लगाए। इन पाइप्स को देखकर अन्या पूछने लगती है, इनमें से कुछ पाइप्स टेढ़े क्यों है और कुछ पाइप्स स्ट्राइट क्यों है? कॉन्ट्रैक्टर कहने लगता है, मैडम, इसका तो मुझे नहीं पता, बस भुवन ने पाइप्स देकर लगाने के लिए कहा, हम लोगों ने लगा दिया। तभी अन्या ये नोटिस करती है कि 7 पाइप टेढ़े हैं और 4 पाइप सीधे हैं, जिसका मतलब 7 फीमेल्स 4 मेल्स, टोटल 11। अन्या और राघव दोबारा घर की इंस्पेक्शन करते हैं तो एक और शॉकिंग न्यूज ये बात पता चलती है कि इस घर में टोटल 11 दरवाजे हैं, 11 खिड़कियां हैं, और डॉग का जो केज है उसके अंदर भी 11 ग्रिल्स है। तभी इस घर के बाहर अमन आता है तो घर के बाहर मीडिया वाले अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं। इस घर को देखकर अमन अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है। शादी होने से कुछ दिनों पहले अमन और इसकी मंगेतर अंशिका एक घर को सेलेक्ट किया था जो बहुत ही पीसफुल था। यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक बातें होने लगती है। यही चीज को याद करके अमन थोड़ा फील होने लगता है। खैर, उसके बाद अमन हल्के से एक दुकान वाले के पास जाकर यही बात करने लगता है कि ये मीडिया वाले भी ना अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं, क्या आपने भी अपना इंटरव्यू दिया? दुकान वाला बंदा कहने लगता है, क्या आपने न्यूज नहीं देखा? पहले मैं ही तो अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन मीडिया वाले जो सवाल पूछना था वो नहीं पूछा। अमन पूछने लगता है, आपका मतलब क्या है? दुकान वाला बंदा कहने लगता है, 11 साल से एक भी मोहल्ले वाले बंदे ने उस घर के अंदर नहीं गए और उस फैमिली वालों से किसी की भी उतनी दोस्ती नहीं थी। आप किसी से भी पूछ लो, उस फैमिली वालों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, ना ही उन्होंने कभी अपने घर पर दावत पर बुलाया। दूसरी तरफ अन्या और राघव के इन्वेस्टिगेशन में एक और बात पता चलती है कि इनका गली नंबर प्लॉट नंबर भी 11 ही है, मतलब 11/11। और एक और बात यह है कि जवाहर मतलब भुवन का फादर जो मरा था ना,
उसको मरे हुए भी 11 साल बीत चुके हैं। इस फैमिली के रिलेटेड सारे के सारे 11 ही होते हैं। तभी अन्या अमन को कॉल करके शादी का डेट पूछने लगती है कि तुम दोनों की शादी कब होने वाली थी। अमन कहने लगता है कि डेट तो फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों का कहना था कि नवंबर में हो सकती थी। नवंबर मतलब 11th मंथ। बाद में अन्या राघव से कहने लगती है कि इस केस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक 11 नंबर का पजल सॉल्व करना होगा। शायद किसी ने इस फैमिली को बताया होगा कि 11 नंबर इनका लकी नंबर है, इसलिए शायद इन लोगों ने अपने घर में सारे के सारे 11 रखा होगा। जवाहर मरने के 11 साल बाद ये सारे लोग भी मर गए। सो राघव अन्या को कुछ एग्जाम्पल्स देने लगता है कि यूएसए में एक दिन ऐसा ही कुछ अंधविश्वास हुआ था। 40 लोगों ने जहरीला एप्पल खाकर अपनी जान ले ली। उस वक्त एक कॉमेट धरती की तरफ आ रहा था। वो लोग समझने लगे कि वो एक यूएफओ है और इन लोगों को हेवन में ले जाएगा। सिर्फ यूएसए में नहीं, हमारे इंडिया पंजाब में भी एक ऐसी घटना हुई थी। एक बाबा जी ने सारे फैमिली को अपने वश में कर उनको बेहोशी की दवा देकर उनका गला काट दिया और ये खुद मर गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ के गांव वालों ने उस बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वहाँ के सारे लोग उस बाबा को मानते थे। शायद इस फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हो, इनके पीछे कोई बाबा वाबा हो। इस तरह से ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद जब अन्या वापस अपने घर आती है तो हम ये देखते हैं कि अन्या के घर में इसका पति है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू शारू पी रहा होता है। एक्चुअली अन्या का पति एक डायरेक्टर होता है। अन्या अपने पति को खोपचे में बुलाकर इसको डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे घर में कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी, फटाफट से अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकलो। मतलब वाइफ एंड हस्बैंड में कुछ जमती नहीं होती। उसके बाद जब अन्या सो जाती है दोबारा इसको एक और ख्वाब नजर आने लगता है। शायद अन्या का बचपन में नाम था गुड्डी और गुड्डी की बेस्ट फ्रेंड थी ईशा। एक दिन ईशा ने बहुत ही मायूसी के साथ गुड्डी से कहा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हर बार रोना आ रहा है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। गुड्डी कहने लगती है इसीलिए मैं कहती हूँ चलो हम दोनों मूवी देखने के लिए चलते हैं। देखो मेरे पास 50 रुपए है, अब तुम ही डिसाइड कर लो इन 50 रुपए से मूवी देखनी है या तो फिर कुल्फी खानी है। इस तरह से 50 रुपए इसके हाथ में रखती है, लेकिन ईशा उस 50 रुपए को फाड़ कर खाने लगती है और गुड्डी से झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। ये ख्वाब देखने के बाद अन्या फटाक से दोबारा अपनी नींद से जाग जाती है घबराते हुए। दूसरे दिन अन्या और उसकी टीम एंगेजमेंट के वीडियोस फोटोग्राफ्स देखने लगते हैं। एक्चुअली अन्या इस वीडियो में किसी बाबा स्वामी जी को ढूंढती रहती है कि शायद इसके पीछे कोई बाबा का हाथ हो। तो फाइनली उस वीडियो में अन्या को एक बाबा नजर आता है। एक कांस्टेबल अन्या से कहने लगता है अरे मैडम ये तो चमत्कारी बाबा है, एक बार इनके आश्रम गया था। अन्या पूछने लगती है दोबारा क्यों नहीं गए। कांस्टेबल कहने लगता है अरे मैडम ये बाबा कब कौन सी स्थिति में होते हैं किसी को नहीं पता, कभी कबूतर बन जाते हैं, कभी बकरी बन जाते हैं, कभी गाय बन जाते हैं, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। अन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है चलो इस चमत्कारी बाबा के आश्रम। तभी दूसरा कांस्टेबल ये खबर मीडिया वालों को लीक कर देता है। जब अन्या और उसकी टीम उस बाबा के आश्रम जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक न्यूज सामने आने लगती है। क्या सच में उस फैमिली के पीछे किसी बाबा का हाथ है? पुलिस उस बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उसके आश्रम जा रही है। क्या होगा आगे देखते रहिए। ये खबर देखने के बाद अन्या तो शौक में रह जाती है कि अभी भी हम रास्ते में है और ये बात मीडिया वालों को किसने लीक कर दी। खैर जो भी हो अन्या की टीम उस आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा के 2 आदमी अन्या से कहने लगते हैं कि बाबा तो फिलहाल आश्रम में मौजूद नहीं है, वो तो ध्यान में है, किसी को नहीं पता कि वो किस रूप में होते हैं। जब अन्या इन दोनों को डराने धमकाने लगती है तो बाद में ये दोनों अन्या और उसकी टीम को एक कमरे में ले जाते हैं बाबा जी को दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो एक बकरी होती है, मैं कर चिल्लाती हुई। वो दोनों इस बकरी को नमस्कार करने लगते हैं कि बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, आपकी तपस्या को हमने भंग किया। उसके बाद अन्या और उसकी टीम वापस आ जाते हैं और उस बाबा जी का नंबर ट्रैकिंग पर रखा होता है और इसी तरह अपने सारे टीम मेंबर्स को वार्न करने लगती है कि हम में से कोई है जो मीडिया वालों को टिप दी थी, अगर मुझे उसके बारे में पता चलेगा तो वो फौरन सस्पेंड हो जाएगा और उसी तरह आज कोई भी घर वापस नहीं जाएगा जब तक बाबा जी का पता नहीं चल जाता। सो आधी रात के बाद अन्या को उस बाबा जी के लोकेशन के बारे में पता चलता है। अन्या और उसकी टीम फटाफट से कानपुर जाने लगते हैं। कानपुर के हर एक होटल में जाकर इस बाबा की तस्वीर दिखाते हुए उन लोगों से पूछने लगते हैं। फाइनली एक होटल वाला बंदा अन्या से कहने लगता है हाँ मैडम कल रात ये बंदा आया था, आज सुबह सुबह ही चेकआउट किया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि वो बंदा एक टैक्सी लेकर कहीं पर जा रहा था। अन्या उस टैक्सी वाले को बुलाकर उस बंदे के बारे में पूछने लगती है, मतलब वही बाबा के बारे में। टैक्सी वाला कहने लगता है कि मैडम वो 2 लोग थे, मैंने उन लोगों को बस स्टॉप पर छोड़ा, बीच में उन लोगों ने अपना फोन का रिचार्ज भी करवाया। अन्या उस मोबाइल शॉप जाकर उस बाबा का नया नंबर हासिल कर लेती है, उसे भी ट्रैकिंग पर लगाती है।
इस तरफ दिल्ली में जब राघव अमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो इसको ये बात पता चलती है कि अमन कुछ दिनों पहले ड्रग्स का सेवन किया करता था। एक बंदा तो ये भी कहने लगता है कि 2 दिन पहले इसने अमन को ड्रग्स बेचा था। खैर दूसरी तरफ अनिया को यह बात पता चलती है कि बाबाजी का लोकेशन किसी दूसरे शहर में दिखा रहा है। सो फटाफट से ये लोग उस शहर जाकर उस होटल में बाबाजी की तलाश करने लगते हैं। फाइनली पुलिस वालों को वो बाबा हाथ लग ही जाता है जब वहाँ से भाग रहा था। उसके बाद अनिया इस बाबाजी से भुवन के फैमिली के बारे में पूछने लगती है तो ये बाबा जो हुआ वो बताने लगता है कि कुछ सालों पहले एक दिन भुवन मेरे आश्रम आया था। बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुना करता था। जब सारे लोग चले गए तो भुवन मेरे पास ही बैठा रहा, मुझसे अपनी सारी की सारी कहानी बताने लगा। दूसरी बार जब भुवन और दौलत के बीच झगड़ा हुआ था उस वक्त भुवन गुस्से में आकर दौलत की दुकान जला दी। उसके बाद दौलत की फैमिली दिल्ली से वापस अपने गांव चली गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भुवन को ऐसा लगता था कि इसके पिताजी हमेशा इसके साथ है, इसको राह दिखा रहे हैं। पिताजी मरने के बावजूद भी यह हर रोज अपने पिताजी की पूजा किया करता था, सारे लोगों को आरती दिया करता था। पहले आधे आधे वर्ष लिखा करता था, कुछ दिनों बाद पूरे वर्ष लिखने लगा। उसी वक्त भुवन की माँ भुवन को डांटने लगती है कि भुवन तुम्हारे पिताजी के हक में पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज करना ये पागलपन है। मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख रही हूँ। क्या दौलत की दुकान ऐसे ही जल गई थी? अब यहाँ से ये नाटक नहीं चलेगा। इस तरह से इसकी माँ डांटने लगती है। तभी भुवन अचानक से बात करने लगता है और वो भी इसकी पिताजी की आवाज में अपनी माँ से कहने लगता है कि भुवन को कुछ मत कहो, वो मेरी पूजा पाठ कर रहा है, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। इस तरह से भुवन अपने पिताजी के वर्ड्स को दोहराने लगता है। ऐसा बोलने के बाद वो अचानक से बेहोश भी हो जाता है। इस तरह ये तीसरा एपिसोड खत्म होता है। आखिरी सच एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि जब भुवन बेहोश हो गया था इसको देखने के लिए डॉक्टर आता है। थोड़ी देर के बाद होश आने के बाद भुवन बात करने लगता है और वो भी अपनी आवाज में। ये देखकर सारे परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि भुवन की आवाज दोबारा लौट कर आ गई। प्रेजेंट डे पर वो चमत्कारी बाबा अन्या से और कुछ डिटेल्स बताने लगता है कि एक्चुअली भुवन की फैमिली पहले भोजपुरा में रहती थी। कुछ दिनों बाद इनकी फैमिली किशन नगर आ गए, बहुत बड़े घर में। एक दिन जब भुवन अपनी बड़ी दीदी के पास जाकर अंशिका के बारे में पूछने लगता है कि अंशिका कहाँ पर है, तो इसकी बड़ी दीदी कविता अंशिका को लेकर थोड़ी परेशान सी रहती है क्योंकि अंशिका काफी दिनों से जॉब की तलाश में होती है। इसको जॉब ही नहीं लग रही, बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी है, आजकल कुछ गुमसुम सी रहती है, परेशान सी रहती है। सोते समय भुवन के दिमाग में यही बात चलती रहती है, इसकी घर की परेशानी। और कुछ दिनों बाद हमारे देश में जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त कुछ लोगों को काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्पेशली जो लोग ब्लैक में पैसे रखते थे वो लोग। सो एक दिन महिपाल के आदमी आदेश को डराने धमकाने लगे कि फटाफट से हमारे पैसे लौटा दो, और ये चीज भुवन देख लेता है। आदेश घर वापस आने के बाद भुवन आदेश से इसी के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग कौन थे और आपको क्यों डरा धमका रहे थे। आदेश जो हुआ वो बताने लगता है कि 20 लाख रुपए कर्जा लिया था। तो रात होने के बाद दोबारा भुवन के दिमाग में यही बातें चलती रहती है, अपने घर की परेशानियाँ। सोते समय भुवन अपने ख्वाब में अपने पिताजी की तलाश करते रहता है, लेकिन इसके पिताजी कहीं पर भी नजर नहीं आते। सुबह होने के बाद भुवन यही बात अपनी बीवी से कहने लगता है कि कल रात मुझे वही सपना आया, सपने में मेरे पिताजी नजर नहीं आए। तो इस बात से भी परेशान होता है भुवन। तो इसी परेशानी से दूर होने के लिए भुवन एक दिन वो चमत्कारी बाबा के पास गया। सारे लोग जाने के बाद भुवन बाबा के पास जाकर अपनी सारी कहानी बताने लगता है और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से इसके पापा ख्वाब में नजर नहीं आ रहे, मुझे लगता है कि मेरे पापा मुझे दोबारा छोड़कर चले गए। तो ये बाबा भुवन को थोड़ी अच्छी बातें बताकर एक अंगूठी देकर इस अंगूठी को तकिए के नीचे रखकर सोने के लिए कहता है। एक दिन भुवन की फैमिली बस ऐसे ही किसी तालाब के पास जाते हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। अब बेचारा भुवन किनारे पर ही बैठा रहता है। आदेश भुवन से कहने लगता है, अरे जाओ जाओ तुम भी जाकर स्विमिंग कर लो। तो अपने बड़े भाई की बात को ना टालते हुए भुवन भी स्विमिंग करने लगता है उस तालाब में। स्विमिंग करते समय भुवन को दोबारा वही ख्वाब नजर आने लगता है। अपने ख्वाब में भुवन दोबारा अपने पापा को ढूंढते रहता है। इसी दरमियान में भुवन अनकॉन्शियस होने लगता है, पानी में डूबने लगता है, कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश भी हो जाता है। तभी भुवन को उसके ख्वाब में इसके पापा नजर आते हैं, कहने लगते हैं कि मैं यही हूँ भुवन। ये ख्वाब देखने के बाद भुवन होश में आकर बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद से भुवन के घर में कुछ अच्छी चीजें होने लगती है, जैसे अंशिका की जॉब लग जाती है। आदेश के बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था,
तो उसके बेटे को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। भुवन की पत्नी भुवन के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि कल तुमने कहा कि एडमिशन मिल जाएगा, तो आज उसे एडमिशन मिल गया, क्या किया तुमने? भुवन कहने लगता है मैंने नहीं, पापा ने किया। पापा ने कहा था अब सब ठीक कर देंगे। और कुछ दिनों बाद भुवन अपने खुद की हार्डवेयर की शॉप खोल लेता है और कुछ दिनों बाद इनकी फैमिली एक कार भी खरीद लेते हैं। इस तरह से इनकी फैमिली में खुशियों की बारिश होने लगती है, सारे मुसीबतें टल जाती है। सो प्रेजेंट डे पर वो बाबा जी अन्या से यही बात कहने लगता है कि एक दिन भुवन मेरे पास आकर यही बात कहने लगा कि अब पापा इसके साथ है, इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। अन्या पूछने लगती है क्या तुमने उनकी फैमिली को भटकाया नहीं सुसाइड करने के लिए? बाबा कहने लगता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मैं इसको अच्छी बातें बताता था, प्रवचन देता था। खैर रात होने के बाद जब अन्या अपने रूम में सो रही होती है तो आधी रात को इसकी नींद टूट जाती है। जब अन्या बस ऐसे ही विंडो के पास जाती है तो विंडो के जरिए से अन्या ये देखती है कि इसकी बचपन की फ्रेंड नदी में डूब रही है। अन्या चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगती है लेकिन इसके गले से आवाज ही नहीं आती। बाद में पता चलता है ये सब कुछ इसका एक नाइटमेयर होता है। दूसरे दिन अन्या और उसकी टीम वापस दिल्ली आ जाते हैं। जब अन्या अपने घर आती है तो इसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ बेड पर मौजूद होता है। बाद में अन्या इसके हस्बैंड से इसी के बारे में पूछने लगती है कि मैं 4 दिन क्या शहर में नहीं रही, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चिल कर रहे हो? एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अन्या और उसका हस्बैंड बस नाम के लिए हस्बैंड वाइफ है, इनकी दोनों की जिंदगी टोटली अलग है। तो इसी बातों ही बातों में अन्या का हस्बैंड अन्या से कहने लगता है ठीक है मैं इस घर को छोड़कर चले जाता हूँ। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ राघव को उस बाइक का नंबर मिल जाता है जिस रात वो बाइक भुवन के घर आई थी। फटाफट से इस बाइक के बारे में पता करने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अमन उस बच्चे से मुलाकात करता है किशोर, इसको आइसक्रीम वगैरह खिलाकर उस फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो ये बच्चा एक दिन का इंसिडेंट बताने लगता है कि भुवन अंकल के ऊपर दादाजी आया करते थे। जब भी दादाजी भुवन के शरीर में आते सारी फैमिली इनके सामने बैठी रही थी, मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखा। दूसरी तरफ डीएसपी आन्या को अपने कैबिन में बुलाकर इसको बहुत डांटने लगता है क्योंकि आन्या ने अपनी सारी टीम को फ्लाइट के जरिए से दिल्ली वापस ले आती है और इसी तरह केस में कोई प्रोग्रेस नहीं। इन्होंने जो बाबा को पकड़ा वो तो क्लियर है, इस केस का इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो आन्या कहने लगती है सॉरी सर, मेरी ही गलती है, मैं ही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, आप दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो, मैं इस केस से निकल जाऊंगी। दूसरी तरफ अमन चोरी चुपके भुवन के घर में आता है और जब इस घर में कुछ तलाशी ले रहा होता है तो इत्तेफाक से इस घर में राघव होते हैं। फटाफट से अमन को हिरासत में ले लेते हैं। दूसरी तरफ आन्या जब इसी केस के बारे में सोच रही होती है तो आन्या को कुछ चीजें खनकने लगती है। फटाफट से किसी पुलिस वालों को कॉल करके भुवन की फैमिली जिस जगह पर रहती थी, मतलब पुराने घर में रहती थी, वहाँ का एड्रेस पता करके, मतलब भोजपुर का एड्रेस पता करके वहाँ पर जाकर देखती है। वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इस तरफ राघव अमन को पुलिस स्टेशन लाकर इसी बाइक के बारे में पूछने लगता है क्योंकि ये बाइक और किसी की नहीं अमन की होती है। पूछने लगता है कि उस रात तुम अंशिका के घर क्यों गए थे? तो अमन कहने लगता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट होने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों किसी होटल में मुलाकात करेंगे और उस रात अंशिका 7 बजे आने वाली थी लेकिन आई नहीं। मैंने सोचा शायद अपसेट हो गई होगी, तो इसी के बारे में पता करने के लिए मैं अपनी बाइक लेकर अंशिका के घर चला गया। जब मैं अंशिका के घर में गया तो फटाक से उस एरिया की पावर चली गई, लेकिन तभी मैंने ये ऑब्जर्व किया लाइट जाने के बावजूद भी घर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। धीरे धीरे जब मैं अंदर गया तो सारे परिवार वाले लटक रहे थे। मैं तो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। उसके बाद अमन ये भी कहने लगता है कि मुझे ये बात पता चली कि भुवन के शरीर में उसके पिताजी आया करते थे। सारे परिवार वाले भुवन के सामने बैठकर कुछ लिखते थे, भुवन कुछ मंत्र पढ़ते था। अब पुलिस वालों को उस घर में कुछ रजिस्टर्स मिलते हैं। तो जब आन्या इस रजिस्टर को पढ़ने पर इसमें ये लिखा होता है कि सारे परिवार वाले 4 बजे उठकर पेड़ के सामने बैठकर पूजा करना होगा। अब ये रजिस्टर जब लिखा था उस वक्त इनकी फैमिली भोजपुरा में थी, ना कि किशन नगर में, जिसका मतलब ये रजिस्टर्स भुवन ने लिखा, ना कि उसके पिताजी ने। और उसी तरह पेड़ नए घर में था, ना कि पुराने घर में। आन्या और उसकी टीम फटाफट से दोबारा भुवन के घर जाकर बाकी रजिस्टर को ढूंढने लगते हैं। तो फाइनली और कुछ रजिस्टर्स अन्या को मिल ही जाते हैं। भुवन ने इन रजिस्टर्स को अपने डॉग के केज के नीचे छुपा के रखा होता है। इस तरह से ये 4th एपिसोड खत्म होता है। आखिरी सच वेब सीरीज का एपिसोड 5। अब लास्ट एपिसोड में आन्या और उसकी टीम को भुवन के घर में कुछ रजिस्टर्स मिले हैं ना, उन सारे रजिस्टर्स को रीअरेंज करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि ये सारे रजिस्टर्स अलग अलग टाइमलाइन में लिखे होते हैं।
तभी आन्या अपने सुपीरियर को कॉल करके इन रिसर्च के बारे में बताने लगती है कि सर इस केस में हम लोगों को एक बहुत बड़ी लीड मिली है। इन रिसर्च में उन फैमिलीज के कुछ सीक्रेट्स लिखे हैं। इन रिसर्च को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और हाँ सर अभी मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। तो इसका सुपीरियर भी ओके कह देता है। उसके बाद आन्या इन रिसर्च को पढ़ना स्टार्ट करती है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन भुवन अपने पत्नी से उस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है जब भुवन पानी में डूब रहा था तो दोबारा इसके पापा ने इसको नजर आकर इसको राह दिखाई। ये खबर सुनने के बाद सारे फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन अंशिका किसी लड़के को देखने के लिए कैफे जाती है। घर वापस आकर अपने फैमिली वालों से यही बात कहने लगती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले ही मीटिंग में मुझ पर हुक्म चलाने लगा कि शादी के बाद ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अंशिका की माँ यही कहने लगती है अरे लड़का अच्छा खासा कमाता है और कब करोगी तुम शादी। तभी यहाँ पर भुवन आता है। अंशिका से सारी बात जानकर भुवन अपने सारी फैमिली वालों से ये कहने लगता है कि अंशिका कमाई का क्या करेगी, अचार डालेगी। जब रिश्ते में प्यार नहीं रहेगा तो वो रिश्ता किस काम का। थोड़ी देर के बाद भुवन अंशिका को खोपचे में बुलाकर उसको समझाने लगता है कि तुम घर वालों की बातों पर इतना ध्यान मत दो। तुम्हारे नानू ने ऑलरेडी कह दिया कि तुमको अच्छा खासा लड़का मिलेगा, जल्दी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। सो शादी के बारे में तुम टेंशन ही मत लो। जो लड़का तुमको पसंद आएगा उसी से हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। हर एक दिन सुबह सवेरे भुवन का बेटा अकेले में बैठकर बहुत मायूस होता है। भुवन अपने बेटे के पास जाकर इसका रीजन पूछने लगता है। इसका बेटा कहने लगता है अरे पापा कल मेरी टीचर ने कहा कि आज स्कूल जाकर मैं प्रेयर पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे प्रेयर पढ़ाने से बहुत डर लगता है। यह सुनने के बाद भुवन अपने पापा की आवाज में अपने बेटे को यह बताने लगता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आएगी उसका सामना करो, उसे डरकर मत भागो। मतलब बहुत सालों पहले ऐसे ही वर्ष भुवन के फादर ने भुवन से कहा था। इस तरह से जब कभी भी भुवन के शरीर में इसके फादर आते, सारे फैमिली वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर भुवन की बातें बहुत ही ध्यान से सुनते रहते हैं। भुवन अपने फैमिली वालों को मोटिवेट करते रहता है कि सारे फैमिली वाले एकजुट रहना होगा, अगर मुश्किल आए तो उसे पीछे नहीं हटना होगा, और उसी तरह कब कौन सा काम होने वाला होगा ये भी बताते रहता है भुवन। जब भुवन बात करते रहता है तो अंशिका भुवन की बातें एक रजिस्टर में नोट डाउन करती रहती है। खैर प्रेजेंट डे पर आन्या का सुपीरियर मीडिया के सामने आकर यह इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि फैमिली वालों के पास कुछ रजिस्टर्स पाए गए। अब हमारी टीम उन रजिस्टर्स को स्टडी कर रही है। अभी हम मीडिया वालों को कुछ भी अपडेट नहीं दे सकते। अब ये खबर दो कांस्टेबल सुन लेते हैं, निर्मल और शंभू। इन्हीं दोनों ने उस बाबा की न्यूज को लीक किया था। तो ये दोनों आन्या के एक टीम मेंबर को अपने पास बुलाकर उसको पैसों की लालच देने लगते हैं कि तुम चुपके से थोड़ी देर के लिए एक रजिस्टर ले आओ, फोटो लेकर हम वापस दे देंगे। लेकिन वो बंदा इन दोनों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये दो कांस्टेबल्स उस बंदे को हल्के से वार्निंग देने लगते हैं। अब बेचारा डर के मारे आन्या के कैबिन में जाकर उन रजिस्टर्स की तलाश करते रहता है। तभी एट द सेम टाइम आन्या अपने कैबिन में आती है। उस बंदे से पूछने लगती है कि अभी तक तुम घर नहीं गए, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बंदा थोड़ा सा बहाना बनाने लगता है और बाद में यहाँ से चला भी जाता है। उसके बाद आन्या दोबारा रिसर्च पढ़ना स्टार्ट करती है। फ्लैशबैक में भुवन का बड़ा भाई आदेश एक डेयरी की दुकान को ओपन करता है अपने घर के पास ही। अब खुशी के मौके पर जब आदेश की माँ जलेबी खाने ही वाली होती है, आदेश अपनी वाइफ को डांटने लगता है कि अगर माँ को डायबिटीज हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, और वैसे भी हमारे घर में मिठाई खाना मना है ना। सो रात होने के बाद भुवन इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेकर डीप थिंकिंग करने लगता है। मतलब भुवन छोटी सी छोटी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहता है। कुछ दिनों बाद फैमिली वालों को ये बात पता चलती है कि भुवन की माँ की डायबिटीज का टेस्ट नेगेटिव आया। भुवन अपनी माँ के लिए उसकी मनपसंद की जलेबी लाकर देता है। भुवन की माँ बहुत ही खुशी के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन जलेबियों को खाने लगती है, और भुवन की माँ ने 18 साल पहले जलेबी खाई। खैर अब घर में जो कुछ भी हो रहा होता है वो आदेश की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मतलब ये पूजा पाठ प्रवचन, भुवन के शरीर में इसका फादर आना। आदेश से कहने लगती है कि इस घर में सारे लोग भुवन की ही बात मानते हैं, हालांकि आप इस घर के बड़े हो। लेकिन आदेश इसकी बातों को लाइटली लेने लगता है। प्रेजेंट डे पर आन्या एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाकर इन रिसर्च को दिखाने लगती है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि पहले तो मुझे इन सारे रिसर्च को पढ़ना होगा, तभी मुझे फैमिली वालों की साइकोलॉजी पता चलेगी, उनके थॉट्स कैसे हैं, स्पेशली भुवन का। सिंपल से बात करें तो भुवन का साइकोलॉजी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी मुझे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आन्या का वो टीम मेंबर आन्या के कैबिन में आकर एक रजिस्टर को चुरा लेता है ताकि निर्मल और शंभू को दे सके, और वो दोनों मीडिया वालों को बेच देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आन्या अपनी कैबिन में आती है
तो वहाँ पर रजिस्टर नहीं होता। तभी वो बंदा आन्या के पास आकर वो रजिस्टर इसके सामने रख देता है और आन्या से माफी मांगने लगता है। आन्या के सामने सब कुछ सच सच बताने लगता है कि मैडम एक्चुअली मैं बहुत डर गया, निर्मल और शंभू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, धमकी दी मुझे, और बाबा की न्यूज भी उन दोनों ने ही फैलाई। अब आन्या को ऑलरेडी पता था कि न्यूज लीक के पीछे निर्मल और शंभू का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले से ही निर्मल और शंभू आन्या को लाइक नहीं करते। निर्मल के कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर आन्या को सबूत मिल ही जाता है कि निर्मल ने उस दिन मीडिया वालों को फोन किया। इस तरह से इन दोनों को बहुत डांटने लगती है। खैर उसके बाद आन्या दोबारा रजिस्टर पढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद भुवन का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से इंडिया आता है, भुवन से मुलाकात करता है। बहुत सालों बाद इन दोनों की मुलाकात होने की वजह से ये दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं। भुवन का दोस्त ऐसे ही बियर ऑर्डर करने लगता है, लेकिन भुवन पीना छोड़ चुका होता है। अब इसी बातों ही बातों में भुवन अपने फैमिली में जो कुछ हो रहा है वो अपने फ्रेंड को सुनाने लगता है कि मेरे शरीर में मेरे पापा आते हैं और पापा जो भी बात कहते हैं वो सब कुछ सच होने लगता है। जैसे अंशिका की जॉब, हमारा बिजनेस, मैं मेरे पापा को मेरे आसपास ही महसूस करता हूँ। इसका फ्रेंड कहने लगता है, अरे भुवन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। आप देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। अच्छा तुम बुरा मत मानो, मैं तुमको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को जानता हूँ, उसके पास एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले लूंगा, बस एक बार तुम उस डॉक्टर से मुलाकात कर लो, सुन लो वो डॉक्टर तुमसे क्या कहेगा। सो भुवन उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, अपनी सारी कहानी बताने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है कि बहुत सारे केसेस में जब किसी इंसान के सर पर गहरी चोट आती है तो उसकी जिंदगी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अक्सर केसेस में नहीं होता, इट्स ए रेयर। ऐसे लोगों को अजीब अजीब के थॉट्स आने लगते हैं, जो कोई भी चीज ये देखते हैं उसको सच मानने लगते हैं। वैसे तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, खुशखबरी ये है कि इसका इलाज है, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से वो डॉक्टर भुवन को कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, आज ही से स्टार्ट करने के लिए कहता है और नेक्स्ट वीक मिलने के लिए भी कहता है। खैर दूसरे दिन भुवन की बीवी पूनम उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जब भुवन वापस घर आता है तो इसे यही सवाल करने लगती है कि तुम इस डॉक्टर के पास क्यों गए, पागल लोग इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। भुवन कहने लगता है, अरे यार मेरा दोस्त बुला ले गया, बस उसका मन रखने के लिए गया। उसी रात जब भुवन सो रहा होता है, भुवन को दोबारा एक और ख्वाब नजर आने लगता है और इस ख्वाब में भुवन के पापा भुवन से ये कहने लगते हैं कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए ही तुमने उस डॉक्टर के पास गए ना, ठीक है मैं तुम्हारे जिंदगी से चला जाऊंगा। भुवन रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे पापा मैं नहीं गया, बस मेरा दोस्त ले गया, हम सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, प्लीज आप मत जाइए। खैर प्रेजेंट डे पर राघव भी एक रजिस्टर को पढ़ते रहता है, लेकिन कुछ रजिस्टर्स में संस्कृत के वर्ड्स लिखे होते हैं। सो इन्हीं सेंटेंस का अर्थ पता करने के लिए आन्या अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है, क्योंकि कुछ सालों पहले आन्या के एक्स हस्बैंड ने संस्कृत में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि ये तो एक डायरेक्टर होता है ना। आन्या का एक्स हस्बैंड कहने लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब आन्या और राघव वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी होती है और रिपोर्ट में ये रिजल्ट होता है कि सारे लोग एक ही टाइम पर मर गए और वो आत्महत्या थी। उसके बाद आन्या दोबारा एक और रजिस्टर पढ़ने लगती है। एक दिन सुबह सवेरे जब भुवन योगा कर रहा होता है, भुवन के पास इसका बड़ा भाई आकर इसकी बिजनेस की डायरी दिखाने लगता है। मतलब आदेश ने काफी सारे लोगों को उधार दिया होता है और उन लोगों ने अभी तक वो उधार पे नहीं किया, जिसकी वजह से आदेश का बिजनेस डाउन चला जाता है। अगर सारे लोग पैसे दे भी दे तब भी इसका बिजनेस ऊपर नहीं उठेगा। भुवन को ब्लेम करने लगता है कि जैसा पापा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा। आदेश सोच लेता है कि लॉस को रिकवर करने के लिए आदेश एक मिठाई की दुकान खोलेगा। इसके कुछ दिनों बाद भुवन कुछ काम से अपने नेटिव गांव जाने लगता है, मतलब जहां पर इनकी फैमिली रहती थी ना पहले, उस जगह पर। अब इस गांव में भुवन की फैमिली का एक पुराना घर तो होता ही है। अलमारी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इस गांव आया होता है। इसी अलमारी में भुवन को एक और पुराना पेपर नजर आता है। इसे देखकर ये शॉक में रह जाता है। भुवन वापस दिल्ली आकर अपने सारे फैमिली वालों को इकट्ठा करके ये कहने लगता है कि हमारी फैमिली पर जो कोई भी परेशानियां आ रही है वो सब हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा के समय हम सारे फैमिली वालों को एकजुट रहना होगा, हमारा हौसला नहीं खोना होगा। पापा ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारी जिंदगियों में अच्छे दिन आने वाले हैं और वैसे भी कुछ काम नहीं हुए। जैसे अंशिका का प्रमोशन हुआ लेकिन अभी तक अंशिका की शादी नहीं हुई। भैया का एक बिजनेस डाउन चला गया लेकिन भैया ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, वो पापा को बहुत अच्छा लगा। अब सारे काम को पूरा करने के लिए हमारे फैमिली वाले एक क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया बहुत ही प्राचीन क्रिया है और उस क्रिया का नाम है अक्षय साधना।
इसी साधना से हमारे पूरे काम बन सकते हैं। प्रेजेंट डे पर यह वर्ड सुनने के बाद अनया भी शॉक में रह जाती है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होता है। आखिरी सच वेब सीरीज का एपिसोड 6 एंड दिस इज द फाइनल एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ही एक दिन का इंसिडेंट दिखाया जाता है। अब भुवन की फैमिली ने नई गाड़ी खरीदने की वजह से एक दिन भुवन, इसका बड़ा भाई और इन दोनों के बच्चे एक छोटे से ट्रिप पर जाने लगते हैं। जर्नी के दौरान आदेश को हल्के से नींद आने लगती है, लेकिन फिर भी आदेश अपनी नींद को कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग करते रहता है। थोड़ी देर के बाद आदेश की आंखें अपने आप बंद होने लगती है और एक्चुअली वो घाट एरिया होता है। जब इनकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है, आइन वक्त पर आदेश गाड़ी का ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी स्किड होने लगती है। कुछ सेकंड के लिए ये लोग मौत को छू कर आते हैं। इसी स्किड के दौरान भुवन अपने फैमिली मेंबर से कहने लगता है, घबराओ नहीं, पापा हमारे साथ है। तभी इनकी गाड़ी एक पत्थर से टकराकर खाई में नीचे नहीं गिरती। गाड़ी में के सारे लोग सेफ ही होते हैं। खैर, इसके कुछ दिनों बाद अमन का रिश्ता अंशिका के लिए आता है। भुवन ने ऑलरेडी अमन उसकी फैमिली के बारे में जानकारी हासिल कर चुका होता है। अच्छी खासी फैमिली है, अच्छा रिश्ता है अंशिका के लिए। सो एक दिन अमन की फैमिली को घर पर बुलाने पर अमन की फैमिली घर पर आते हैं। अमन और अंशिका अकेले में बात करने के लिए थोड़ा खोपचे में जाते हैं। दोनों के विचार मैच होते हैं। अंशिका को भी अमन बहुत पसंद आ ही जाता है। उसके बाद भुवन अमन को अपने पास बुलाकर अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है। मतलब भुवन की फैमिली और कुछ मिठाई की दुकानें ओपन करना चाहते हैं। कहाँ से लोन ले, किस बैंक से लोन ले, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब अमन तो बैंक में ही काम करता है। भुवन से कहने लगता है, अरे मामा जी, मैं हूँ ना आपके लिए, आप बस मुझे पेपर्स भेज दीजिए, क्या गिरवी रखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को लोन का अप्रूवल दिलवा दूंगा। अब भुवन की फैमिली का इनके गांव में एक पुराना घर था। सोच लेता है कि उस पुराने घर को गिरवी पर रखेगा। अब पिछले एपिसोड्स में भुवन उन्हीं पुराने घर के पेपर्स को हासिल करने के लिए अपने गाँव गया था, तो वहाँ पर इसको एक पुराना सा पेपर मिला था, याद है ना आपको। खैर, इसके कुछ दिनों बाद अमन की बैंक से भुवन को एक लेटर आता है कि इनका लोन अप्रूव हो गया, और वो भी 2 करोड़ का। भुवन अपने भैया को दिखाकर ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं कि इनका बिजनेस और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन भुवन अपने भाई से कहने लगता है, लेकिन भैया, हमारा पुराना घर गिरवी रखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं पापा क्या सोचेंगे। आदेश हौसला देने लगता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा तो हम अपना पुश्तैनी घर वापस ले लेंगे। खैर, दूसरे दिन जब एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही होती है, भुवन अपने फैमिली मेंबर से यही कहने लगता है कि पापा खुश नहीं है। कल रात को सपने में मुझे पापा नजर आए थे, उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। हाँ, वो अंशिका की शादी से बहुत खुश है, अंशिका को अच्छा लड़का मिला। पापा कहने लगे कि तुम लोगों ने लोन तो ले लिया, लेकिन दुकान चलना जरूरी है, वरना सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। आदेश की बीवी करुणा कहने लगती है कि इतने दिनों तक पापा ने हमारा साथ दिया, आगे भी देंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। दूसरे दिन भुवन के कहने पर ये लोग अंशिका की शादी एक पेड़ से करवाने लगते हैं। मतलब अंशिका और अमन की कुंडली में कुछ दोष होता है, उस दोष को हटाने के लिए। अब कुछ दिनों बाद अंशिका की एंगेजमेंट होने वाली होती है, तो बाहर के लोगों को इनके बारे में ना पता चले, इसीलिए भुवन ने अपने सारे वो रजिस्टर्स अपने कुत्ते के केज में छुपा दिया। खैर, प्रेजेंट डे पर वो साइकोलॉजी डॉक्टर डीजीपी के पास आकर कुछ बातें बताने लगता है कि मैं इन सारे रजिस्टर्स का एनालिसिस किया है। इन रजिस्टर्स में से कुछ हैंडराइटिंग अंशिका के हैं, कुछ भुवन के हैं, और उसी तरह कुछ भुवन के फादर जवाहर के भी है। वो साइकोलॉजी डॉक्टर कहने लगता है, देखिए सर, भुवन का माइंडसेट बहुत ही पीक पर था। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि भुवन के साथ हमेशा इसके फादर रहते हैं, इसके फादर नजर आते हैं। खैर, आन्या आगे की कहानी पढ़ने लगती है। कहानी में फाइनली अमन और अंशिका की एंगेजमेंट हो जाती है। उसी रात जब भुवन सो रहा होता है, भुवन के सपने में दोबारा इसके पिताजी नजर आते हैं। इसके पिताजी कहने लगती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, अब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है भुवन। दूसरे दिन भुवन अपने फैमिली वालों से ये कहने लगता है कि पापा ने उस घर के पेपर्स के साथ साथ एक पेपर को भी रखा था, और उस पेपर में अक्षय साधना कैसे की जाती है वो लिखा है, जिसका मतलब पापा यही चाहते हैं कि हम सारे लोग मिलकर उस अक्षय साधना को करें। थोड़ी देर के बाद एज यूजुअल की तरह ये सारे परिवार वाले संस्कृत में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं। भुवन अपने पिताजी के फोटो के सामने खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद भुवन के शरीर में इसके पिताजी आते हैं। भुवन अपने पिताजी की आवाज में अपने परिवार वालों को कुछ बातें बताने लगता है। भुवन कहने लगता है कि तुम सारे लोग ऐसे जीत की खुशी मना रहे हो कि जैसे अंशिका की शादी हो चुकी हो, लेकिन लड़के के परिवार में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना होगा। 400 साल बाद ऐसा समय आता है जहाँ पर सारे ग्रह एक ही दिशा में होंगे
अब वक्त आ चुका है, तुम सारे लोग मेरे बताए हुए तरीके पर अक्षय साधना करो। और हाँ, इस साधना में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ यह साधना करनी होगी। अगर कुछ गलती होगी तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते ही भुवन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी डिटेल बता दूं। इसी दिन मतलब इसी रात को उस छोटे बच्चे किशोर ने ये चीज देखा था। दूसरी रात भुवन अपने फैमिली मेंबर्स को अक्षय साधना के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। अगर कोई भी जीवित इंसान ये साधना करेगा तो उसका काम पूरा होगा और मरे हुए लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पूरे परिवार वालों को पेड़ के नीचे गले में फांसी लगाकर खड़े रहना होगा। गले में फंदा डालने के बाद स्टूल के ऊपर 15 मिनट तक खड़े रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। बीचों बीच एक कटोरे में पानी डालकर रखना है। जैसे ही पानी का रंग लाल होगा, पापा हम सारे लोगों को दर्शन देंगे। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा सारे काम पूरे हो जाएंगे। बाद में हम स्टूल से नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद अंशिका की माँ ये क्रिया करने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगती है कि ऐसी कैसी पूजा है कि पेड़ से लटक जाओ। अंशिका से कहने लगती है, थोड़ा अजीब नहीं है ये पूजा? अंशिका कहने लगती है, अरे माँ, फांसी थोड़ी लगा रहे हैं हम लोग, बस स्टूल पर खड़े रहना है। और वैसे भी आपने मेरी शादी एक पेड़ से करवा दी, क्या वो अजीब नहीं था? दूसरे कमरे में आदेश और उसकी बीवी यही डिस्कस करने लगते हैं कि इस पूजा से बच्चों को दूर रखेंगे, बच्चे हैं डर जाएंगे। आदेश की माँ भी कहने लगती है, हाँ सही कहा, बच्चों को इससे दूर रखते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग इकट्ठा होकर भुवन से यही बात कहने लगते हैं कि बच्चों को इन सब से दूर रखते हैं। भुवन कहने लगता है कि ऐसे तो साधना पूरी नहीं होगी। अब वहीं पर बच्चे भी होते हैं, वो भी जिद करने लगते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ ये साधना करेंगे। तो फाइनली बात मान जाते हैं। इस तरह से आन्या ये कहानी पढ़ते हुए जब पेज पलटाती है तो आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। आन्या और राघव को भी समझ में नहीं आता कि उस पूजा में इन सारे परिवार वालों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन सारे लोगों की मौत हो गई। तभी इस रजिस्टर से एक बस की टिकट नीचे गिरती है। कुछ दिनों पहले भुवन ने अपने गांव गया था ना, वही टिकट है ये। सो आन्या, इसके टीम मेंबर्स और अमन भी वही गांव जाने लगते हैं ताकि उस अक्षय साधना के बारे में पता करने के लिए। सो ये सारे लोग भुवन के उस पुराने घर आकर थोड़ा बहुत तलाशी वगैरह करने लगते हैं। सो फाइनली आन्या को वो साधना वाला पेपर मिल ही जाता है। अब इस पेपर में तो संस्कृत लिखा होता है, तो आन्या इसकी फोटो क्लिक करके अपने एक्स हस्बैंड को भेजती है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। इसका एक्स हस्बैंड कहने लगता है कि थोड़ा टाइम दो मुझे। तभी आन्या इस पेपर के पीछे एक पेड़ को देखती है और इस पेड़ की ढालियां लटक रही होती है, मतलब बेलें लटक रही होती है। ये पेड़ को देखकर आन्या अपने एक्स हस्बैंड की एक बात को याद करने लगती है। मतलब 2 दिनों पहले आन्या ने एक रजिस्टर अपने एक्स हस्बैंड को दिया था ना, उसका ट्रांसलेट आन्या को बता चुका होता है। और इसका मतलब ये होता है, यूनिटी में ही हमारी ताकत है और हम सारे लोग एक साथ हवा में उड़ना है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जिस दिन वो हादसा हुआ उस रात भुवन सारे परिवार वालों से कहने लगता है कि आज रात पापा के हमारे आखिरी दर्शन होंगे और सारे लोग नहाकर नए कपड़े पहनना होगा। सो उसी तरह से बूढ़े बच्चे स्नान करके नए कपड़े पहनने लगते हैं इस साधना को करने के लिए। रेडी शेडी होने के बाद भुवन अपनी माँ के कमरे में आकर अपनी माँ के लिए फांसी का फंदा लगाने लगता है, क्योंकि इसकी माँ तो टेबल पर खड़ी नहीं हो सकती। उसके बाद भुवन आंगन में आकर सारे लोगों के लिए फांसी का फंदा बनाने लगता है, मतलब सब कुछ सेटअप करने लगता है। बाद में जब ये सारे लोग बाहर आते हैं तो भुवन हर एक बंदे के हाथ पीछे बांधने लगता है और उसी तरह इनकी आंखों पर पट्टी भी बांधने लगता है। यह सारा होने के बाद पेड़ के नीचे ही एक बर्तन में पानी रखता है। उसके बाद भुवन भी अपने हाथ बांधकर अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है। सारे लोग संस्कृत में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। भुवन की माँ भी अपने कमरे में इसी तरह से जाप करती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब भुवन उस कटोरे का पानी देखता है तो वो तो सफेद ही होता है। ये देखकर भुवन के तो होश ही उड़ जाते हैं। यही समझने लगता है कि शायद साधना में कुछ गलती हुई होगी। बेचारा भुवन बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद भुवन को एक और बात समझ में आती है कि पेड़ की बेलों की तरह लटकना होगा, ऐसे ही स्थिर खड़े होने से काम नहीं होगा। उसके बाद भुवन अपनी माँ के पास आता है, इसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। फिलहाल भुवन के शरीर में इसका फादर होता है। कहने लगता है कि तुम ही इस घर की मुखिया हो, तुमको ही सारे परिवार वालों को रास्ता दिखाना होगा। मुझ पर भरोसा है ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करो तुम। उसके बाद भुवन नॉर्मल होकर एक बड़ी सी रस्सी लेकर उस रस्सी को हर एक टेबल से बांधने लगता है, ताकि समय आने पर भुवन इन रस्सियों को खींचकर इन लोगों के नीचे से टेबल हटा दे। थोड़ी देर के बाद भुवन की माँ इशारा देने पर भुवन उन रस्सी को खींचने पर इनके पैरों के नीचे से वो टेबलें हट जाती है। बूढ़े बच्चे सारे लोग बेचारे तड़पने लगते हैं।
एट द सेम टाइम कमरे के अंदर भुवन की माँ नीचे गिरकर इसके सर को चोट आ जाती है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त भुवन उस पानी को देखता है। वो पानी तो साफ सुथरा होता है। भुवन खुद बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। इस तरह से एक अंधविश्वास की वजह से इन सारे परिवार वालों की मौत हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर आन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि भुवन को इस साधना पर इतना भरोसा था, वो यही मान बैठा कि इसके पापा इसको जरूर नजर आएंगे। अब वहीं पर वो साइकोलॉजी डॉक्टर होता है। कहने लगता है कि भुवन को पहले से इस बात की गिल्ट थी कि इसकी वजह से इसके फादर मर गए। इसके कुछ दिनों बाद भुवन के सर को चोट आ गई, तो ये सारी चीजें भुवन के सर में मिक्स होकर एक ट्रोमा में चला गया। अब टाइम के साथ भुवन की फैमिली को भी यही यकीन हो गया कि भुवन अपने पापा से बात कर सकता है, और इनका यकीन अंधविश्वास में बदल गया। आन्या कहने लगती है कि अगर भुवन उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाता तो इसके सारे परिवार वाले दुनिया में मौजूद होते, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हुए। और एक्चुअली उस पेपर में मतलब उस साधना में कुछ और लिखा था, और भुवन ने इसका कुछ गलत मतलब निकालकर ऐसी क्रिया कर दी। इसीलिए कहते हैं अगर जिस चीज को जानना हो कम्प्लीटली जानो, आधी अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आन्या वापस दिल्ली जाते समय एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, क्योंकि आन्या को भी कुछ ऐसे ही सपने आते रहते हैं। इस तरह से फाइनली ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है।